नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ पीके राय साहब हैं। पीके राय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई देशों का भ्रमण भी किया है, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले। आज कुछ पार्टियों पर हम इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ पार्टियाँ बहुत आगे बढ़ गई और कुछ पार्टियाँ हैं जो विलुप्त के कगार पर यानी कि हाशिए पर चली गई हैं, जिसमें कांग्रेस का नाम शिद्दत से लिया जाता है। कांग्रेस जो आज़ादी में एक बहुत उसकी भूमिका रही है, आज जो पार्टी राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, इस विषय पर चर्चा हम करते हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पांडे जी, आपने इस बातचीत के लिए हमें आमंत्रित किया और आपके प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे पूरी तरह। आपने कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे से देखा है, बीइंग ए जर्नलिस्ट। जी, तो कांग्रेस का जो भविष्य आज दिख रहा है, उस पे हम चाहेंगे कि कांग्रेस पे आप कमेंट करें कि कांग्रेस कैसे आज बिल्कुल हाशिए पे दिखाई दे रही है, और कांग्रेस की जो पहले जो इसका गठन हुआ था उसका मकसद क्या था और उसकी क्या एक्टिविटीज रही जो आज हाशिए पे पहुंच गई। जी, देखिए, आप सभी जानते हैं, तो थोड़ा बहुत भी भारत का इतिहास जानते हैं कि कांग्रेस का उदय जो हुआ एक अंग्रेज द्वारा उसकी नींव रखी गई थी। ए ह्यूम नाम था, वो एक कैरेक्टर हुआ करते थे, आईसीएस थे, और उन्होंने कांग्रेस का उदय इसलिए किया था, जैसे मैंने एक बार बताया भी था एक वीडियो में, कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक जो है थीसिस समझिए लिखी थी कि 1857 की बगावत क्यों हुई। तो उसी को आधार बनाकर उन्होंने कहा भाई ऐसा एक दल बनना चाहिए जो सेफ्टी वॉल्व का काम करे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है मध्य वर्ग में या गरीबों में या अमीरों में, किसानों में, क्योंकि उसमें सभी साझीदार थे 1857 की जंग में। तो उसको लेकर कांग्रेस का गठन ए ह्यूम नाम के एक अंग्रेज ने किया था और उसको पूरा ब्रिटिश सरकार का समर्थन था। जी। इसके बाद जो लोग आए वहाँ पर, वो सिर्फ प्रस्ताव पास करते थे, मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या अन्य लोग थे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी थे, शुरुआती लीडरों की बात कर रहा हूँ। वो मॉडरेट्स थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं नरमपंथी और गर्मपंथी। जी जी, ये शब्द है ना, तो ये नरमपंथ की कांग्रेस थी। इसके बाद ये जब तिलक आए कांग्रेस में, जो बड़े जर्नलिस्ट थे, बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने इस कांग्रेस का स्वरूप बदलने का प्रयास किया। नहीं ये हुआ, कांग्रेस डिवाइड हो गई 1905 कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए 1907 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसमें भी कांग्रेस में मतभेद उभरे। जो नरमपंथी धड़ा था वो अंग्रेज़ों के साथ था, है ना, वो समर्थन कर रहा था बंगाल विभाजन का, और ये जो धड़ा था ये लड़ रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो इस तरह से कांग्रेस द्वंद्वात्मक कांग्रेस का विकास हुआ। कांग्रेस अपने द्वंद्व में फंसी। मांडले में भेजा गया तिलक को, कांग्रेस का बड़े लीडर थे, उनसे नाराज हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट। लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया 6 वर्ष के लिए। हालांकि गांधी को भी बाद में भेजा गया था मांडले जेल से, बहुत ख़राब परिस्थिति में बर्मा में मांडले जेल हुआ करती थी। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस आगे बढ़ी और तिलक जब मांडले जेल से वापस आए तो तिलक ही सबसे बड़े लीडर थे। इसके बाद तिलक के ही नेतृत्व में कहिए या प्रयास से कि कांग्रेस का फिर एकीकरण हुआ लखनऊ कॉन्फ्रेंस में, लखनऊ में सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, और दोनों धड़े फिर यूनाइट हुए, तिलक सबसे बड़े लीडर बने। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं, इसमें शायद हमारे सुनने वालों को, खासतौर से नौजवानों को ये बात पता नहीं, क्योंकि तिलक जब अध्यक्ष चुने गए तो उनके रथ को क्रांतिकारी खींच रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ठाकुर, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये जो क्रांतिकारी थे, ये उस बग्गी को खींच रहे थे। तो कितना जुड़ाव क्रांतिकारियों से, कितना क्रांतिकारियों का जुड़ाव लोकमान्य तिलक से था, वो कितना उनको बड़ा लीडर मानते थे अपना, ये इस बात का सबूत है। इसके बाद अचानक मृत्यु हो जाती है तिलक की। 1920 में एक बुखार आता है, एट द एज ऑफ 59 वो चले जाते हैं दुनिया से, बहुत ही कम उम्र जी उन्होंने। और गांधी आ चुके थे 1916 में, चंपारण सत्याग्रह के बाद बड़े लोकप्रिय हुए, वो किसानों का लड़ाई हुई, और कांग्रेस 20 आज़ादी तिलक के बाद अचानक गांधी जो है राष्ट्रीय लीडर बन गए, क्योंकि तिलक के सामने तो उनका कोई वजूद नहीं था उस वक्त। तो इस तरह कांग्रेस का क्रमिक विकास मैं थोड़ा 2 मिनट में 3 मिनट में आपको बता रहा हूँ। जी।
कि किस तरह से कांग्रेस डेवलप हुई, द्वंद्वात्मक, मैंने कहा ना इसका द्वंद्वात्मक विकास हुआ। इसका अंतर्द्वंद्वों से। दो धाराएं थी निरंतर कांग्रेस में, एक उग्रवादी धारा थी जिसे गर्मपंथी कांग्रेस कहते थे, और एक नरमपंथी कांग्रेस थे। जो नरमपंथी कांग्रेस थे वो समझौते से, अपने प्रस्तावों से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। गांधी ने लेकिन कांग्रेस को बदला। गांधी का रोल ये है कि गांधी ने कांग्रेस को, किसानों ने कांग्रेस बनाया, गांव में ले गए, खद्दर के बहाने, चरखे के बहाने, स्वदेशी के बहाने, जो उनके रचनात्मक कार्य थे, उन्होंने कांग्रेस को, पहले कांग्रेस एक मध्य वर्ग की पार्टी थी, मैंने बताया ना, पढ़े लिखे लोग कांग्रेस के मॉडरेट, वो अपने अधिकार मांगते थे सम्मेलनों में। कुछ लोग बड़े बड़े, आप जानते हैं, गांधी के प्रभाव से बड़े बड़े वकील कांग्रेस में आए, मोतीलाल नेहरू आए, हमारे मदन मोहन मालवीय जी आए, अपने जो है बहुत सारे वकील आए बड़े बड़े, देशबंधु चित्तरंजन दास आए। हालांकि ये सब गांधीवादी नहीं थे, इनमें तो कुछ उग्र धारा के लोग भी थे। और जब गांधी का असहयोग आंदोलन असफल हुआ 22 में, तो इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई कांग्रेस को तोड़कर, उसका नाम था स्वराज पार्टी। हालांकि स्वराज पार्टी का बाद में फिर विलय हो गया कांग्रेस में, जब नेहरू नेतृत्व किसके हाथ में गया था उस समय स्वराज पार्टी का? स्वराज पार्टी के नेतृत्व तो यही थे, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, देशबंधु चित्तरंजन दास, जो गांधी के नीतियों से असहमत थे, जो चौरी चौरा कांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिया, उससे जो निराशा का जन्म हुआ, उससे एक तो क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी कहते हैं, जिसके लीडर सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, मैंने नाम मेंशन किए पहले। तो क्या अभी मानते हैं कि गांधी का वो जो स्टेप था, वो स्टेप गलत था? देखिए, ये विवाद का प्रश्न है, लेकिन इस स्टेप को कुछ लोगों ने समझ लिया। जर्नलिस्ट अगर हम आपसे पूछे तो नहीं, वो उस समय स्टेप एज ए जर्नलिस्ट तो वो ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय सारे देश का मूड लड़ने का था। और गांधी ने, क्योंकि कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, अचानक एक भीड़ आई, उसमें कांग्रेस ही का हाथ नहीं था, ना वो कांग्रेस की नीति थी। कांग्रेस तो अहिंसा की नीति का पालन कर रही थी गांधी के नेतृत्व में। अचानक एक भीड़ ने आया और उस पर फायरिंग हुई और उसने थाना फूंक दिया। इस एक जरा सी घटना से, है ना, वो आपको मालूम है, चौरी चौरा में, और अचानक आंदोलन वापस ले लिया गया। वो गांधी का अपना निर्णय था, वो कांग्रेस का निर्णय नहीं था, वरना इतने सारे लोग कांग्रेस के बड़े लीडर स्वराज पार्टी क्यों बनाते? तो गांधी का ये जो अपना जो कैरेक्टर था, वो बहुत डेमोक्रेटिक नहीं था। इट वॉज डिक्टेटोरियल कैरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी। वो अपने जो आंदोलन करते थे उसका, उनमें भी डिक्टेटर्स बनाते थे। जैसे यूपी में आंदोलन हुआ, पंडित सुंदरलाल रहे डिक्टेटर। नहीं, बंटवारे, भारत पाकिस्तान बंटवारे में भी उसी तरह की स्थिति बनी, फिर जवाहरलाल को बनाने में भी इसी तरह से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को बनाने में गांधी की उतनी भूमिका नहीं है जितनी कही जाती है। गांधी अंत तक ये कहते रहे कि मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन गांधी को इनके शिष्यों ने ही मजबूर किया। देखिए, गांधी के शिष्यों में सबसे जो निकट थे राजगोपालाचारी, वो तो 1940 में मान चुके थे कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। 1942 में सबसे पहले पटेल ने स्वीकार किया बंटवारा, फिर नेहरू ने स्वीकार किया। गांधी वाज कंपेल्ड। गांधी तो अकेले पड़ गए कांग्रेस में बंटवारे के प्रश्न पर। ये लोग, जो मैंने कहा, ये जो बड़े बड़े लीडर थे, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, बड़े बड़े वकील थे, जिनके हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व था, सुभाष चंद्र बोस की तो मृत्यु हो चुकी थी 1946 में, वो तो अलग धारा के व्यक्ति थे, वो भी कांग्रेस के लीडर रहे। लेकिन इस समय गांधी के जो शिष्य थे, जिन्हें हम शिष्य कहते हैं ना, जो गांधी ने जिन्हें लीडर बनाया, वो सबसे पहले माने डिवीजन को। आप पढ़े पूरा इतिहास, फ्रीडम एट मिडनाइट में सब लिखा है जी। फ्रीडम एट मिडनाइट जो पुस्तक एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने लिखी है, सारा वर्णन है उसमें। तो गांधी को बंटवारे को रोकने के लिए उन्होंने प्राणों की बाजी नहीं लगाई। वो बात बात पर अनशन करते थे, 21 दिन का अनशन कर दिया जरा सी बातों पर, आपको पता है। लेकिन बंटवारे पर उन्होंने कोई अनशन नहीं किया। नहीं, बंटवारे को किसने कंपेल किया था और क्या मकसद क्या था बंटवारे का? देखिए, बंटवारे आज वो क्लियर नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं है बंटवारे का। देखिए, बंटवारे की पिक्चर ये है कि बंटवारे की साजिश ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी ये समझते थे कि कांग्रेस उनके कब्जे में नहीं रहेगी। क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो कुछ सोशलिस्ट लोगों के हाथ में था, जो सोशलिस्ट रुझान के लोग थे। और जो लीगी जो थे, वो पूरे के पूरे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। उन्होंने जो है लीग को जन्म भी दिया था, बड़े बड़े जमींदार थे। तो कांग्रेस समझते थे ये पाकिस्तान बनाकर उनका अड्डा बिल्कुल पक्का रहेगा, और वो रहा भी। बाद में आपको पता है वो सिद्ध हो गया सही। तो पाकिस्तान का जो निर्माण के पीछे शक्तियाँ हैं, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और मुस्लिम लीग है। लेकिन घुटने कांग्रेस ने टेके। जो कांग्रेस कहती थी अखंड भारत,
हम कभी डिवीजन स्वीकार नहीं करेंगे, गांधी कहते थे, नेहरू अंत तक कहते रहे, 1946 में तो नेहरू माने हैं। तो ये इन्होंने स्वीकार किया। एक डायरेक्ट एक्शन हुआ था कलकत्ता में, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया था उसमें एक दंगा हुआ, सुहारवर्दी थे वहाँ पर उस समय मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग के बंगाल में। तो उस दंगे से डर गई कांग्रेस और बाद में क्या हुआ, 20 लाख लोग मारे गए। आपने एक दंगे के डर से 20 लाख लोगों को कत्ल करा दिया, करोड़ों को बेघर-बार करा दिया। आज तक वो नासूर हमारे सीने में खड़ा है पाकिस्तान का। हमारे लोग कश्मीर में कितने मारे जा चुके हैं, 1 लाख लोग तो कैजुअलिटी हैं। बांग्लादेश में 30 लाख लोग इन्होंने पाकिस्तानियों ने मार दिए थे अपने, उसमें भी हमारी फौज उतरी। तो जिस बंटवारे को हमने सोचा था कि अब शांति हो जाएगी, दंगे बंद हो जाएंगे, ये तो आज ये भी सवाल दिल में चुभती है कि जिस बंटवारे को लेकर हम ऐसे होते हैं कि इसके बाद हमें कुछ शांति मिल जाएगी और भारत और पाकिस्तान का, भारत जो भी समुदाय हैं उनको एक सुकून मिलेगा, आज वो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए ऐसा था कि बंटवारा जो बल्कि वो नासूर की तरह बंटवारा जो था बेसिकली हुआ था धर्म के आधार पर। मुस्लिम लीग ने इस्लामिक राष्ट्र मांगा था और जो कांग्रेस थी वो इस्लामिक या धर्म को आधार नहीं बनाती थी राजनीति का। हालांकि गांधी धार्मिक व्यक्ति थे, राम राम जब बोली लगी, जब भी राम राम कह के रामराज की बातें करते थे। वो एक सनातन धर्मी हिंदू थे, आपको पता है। लेकिन गांधी भी एक तरह का धार्मिक राज्य नहीं चाहते थे कि हिंदू राज्य बने, हिंदू राष्ट्र बने। ये तो आप जान, वो एक ऐसा राज्य चाहते थे जिसमें सब रहे, हिंदू भी रहे। इसलिए वो रघुपति राघव राजा राम या ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वो हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसा उनका धर्म था जो मिला जुला धर्म हो। धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने चाहा कि सब धर्म मिल के रहें, मोहब्बत करें, नहीं हुआ संभव। तो गांधी ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी आधी अधूरी कोशिश थी। जब भी मैंने जो आपसे उस समय जिक्र किया था कि खान अब्दुल गफ्फार ने गांधी से कहा था जब बंटवारे का प्रस्ताव पास हो रहा था, आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। वो मुस्लिम लीग को भेड़िया कहा, उसने मुस्लिम लीग को भेड़िया कहा। खान अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी ने, जिसने 40 साल जिंदगी अपनी जेल में। लेकिन सवाल ये था कि उस समय जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग तो हर जगह थी नहीं, इतना पावर में थी नहीं मुस्लिम लीग। नहीं, मुस्लिम लीग तो कहीं पावर में नहीं थी, सिर्फ बंगाल के अलावा। बंगाल में भी आप मजेदार घटना, हिंदू महासभा गठबंधन से उसकी सरकार थी। आप हैरान रह जाएंगे, मैं तक के बच्चों को बताता हूँ, विद्यार्थियों को, कि मुस्लिम लीग सिंध में नहीं थी, मुस्लिम लीग पंजाब में नहीं थी। पंजाब में कौन थे चीफ मिनिस्टर, जरा उस समय देखो कितना बड़ा पंजाब था। पंजाब था पेशावर से लेकर और आपके हरियाणा तक पंजाब था, हिमाचल भी था उसमें। ये तो भारत में पंजाब बटा ना, बाद में पाकिस्तान ने पंजाब बटा। पंजाब बहुत सबसे विराट प्रांत था इस देश का, सबसे विराट। बंगाल भी विराट था, बंगाल में तो पूरी बंगाल भी था, है ना। तो जिसे आप पंजाब कहते हैं उसका कौन लीडर था? देयर वाज नो मुस्लिम लीग इन पंजाब, देयर वाज नो मुस्लिम लीग रूल इन सिंध। खाती मुस्लिम लीग। कश्मीर जिसको इतना दहक रहा है सांप्रदायिकता में, जिहाद में, वहाँ मुस्लिम लीग का नामो निशान नहीं था। दे रिजेक्टेड, आई मीन दिस डिवीजन, शेख अब्दुल्ला रिजेक्टेड इट। जब पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद कश्मीर पर हमला किया तो किसने मुकाबला किया? सबसे पहले मुसलमानों ने मुकाबला किया। तो क्या एक सवाल यहाँ पे बनता है कि अगर जहाँ कांग्रेस की इतने बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस में, कांग्रेस की सोच अगर यहाँ तक आके टिक गई और आप बता रहे कि मुस्लिम लीग की कोई औकात ही नहीं थी कि उसके आधार पर बंटवारा हो, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसी समय डिसाइड हो गया था कि कांग्रेस भविष्य में चल के हाशिए पे जाएगी? जी, देखिए कांग्रेस के पतन के लक्षण उसके बंटवारे के साथ ही हैं। वो कांग्रेस, तेजस्वी कांग्रेस, इसका उदय 1930 में हुआ। असली कांग्रेस ही कब पैदा हुई? जब पूर्ण स्वराज की मांग करती है, रावी के तट पर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। सबसे पहले तो डोमिनियन स्टेटस मांग रही है वो। डोमिनियन स्टेट समझते ना, विदिन जो है अंग्रेजों के अंदर एक स्वाधीन, थोड़े बहुत ही रियायत ब्याज दे दो, थोड़ी बहुत पावर हमें दे दो, लेजिस्लेटिव असेंबली दे दो, मतलब जस्ट लाइक ए बेगर, मुझे दे दो, हमें दे दो, कुछ तो दे दो महाराज, ऐसा क्या हो गया? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब मांगा? 1930 में कांग्रेस आती है। वो कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, नाम जरूर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस कब बनती है? जब पूर्ण स्वराज की मांग करती है, लड़ती है। क्यों था? और लेकिन कांग्रेस ने बंटवारा स्वीकार किया, घुटने टेके, तभी उसने अपनी कमजोरी बता दी थी कि उसका क्या कैरेक्टर है। और इसके बाद जिस तरह से पंडित नेहरू आगे बढ़े हैं,
जिस तरह से उन्होंने एक मध्य मार्ग अपनाया है। नेहरू बड़े आदमी थे, महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं, उनके बहुत सारे गुण थे उनके अंदर। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर अपीजमेंट शुरू किया, अपीजमेंट मैं कहूँगा, तुष्टीकरण की नीति अपनाई ना, वोट बैंक के लिए, उसमें बिखरने लगी कांग्रेस। उसमें कांग्रेस ने अवसरवादिता भी अपनाई। कांग्रेस करप्ट भी हुई। प्रताप सिंह कैरो जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को नेहरू ने झेला, स्वीकारा, उसकी हत्या भी हुई। पंडित नेहरू ने एक से एक जो है, मुद्रा कांड नेहरू के समय में हुआ, जीप स्कैंडल हुआ कृष्ण मेनन के समय, वो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया। तो जो खुद नेहरू अनकरप्ट थे, नो डाउट, उनके ऊपर कोई करप्शन किया जाए, लेकिन आप चारों तरफ तो देखिए कैसे लोग से घिरे हुए हैं, आप घिरे हुए लोग हैं, कैंसर से घिरे हुए हैं आप। तो यही करप्शन कांग्रेस को खा गया एक दिन। फिर इंदिरा गांधी आती है, लाल बहादुर का टेन्योर तो सिर्फ 11 महीने का है, वो बड़ा शानदार है, वो भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह का इम्पैक्ट उसने डाला 11 महीने में, उन्होंने नेहरू को भुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो गई, जीता भी लड़ाई हम हार गए, तो सारी कहानियाँ लगे। इसके बाद जब इंदिरा गांधी आती है तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की इस देश में। 71 की बार जरूर जीती, नो डाउट, इंदिरा गांधी के अंदर गुणों की खान है वो, लेकिन वो उसके अंदर डिक्टेटोरियल, उसने कांग्रेस को एक नेहरू की कांग्रेस बना दिया, नेहरू परिवार की कांग्रेस बना दिया। वो कांग्रेस को नेहरू भी नहीं बना पाए थे, नेहरू की कांग्रेस या नेहरू परिवार की कांग्रेस। नहीं, तो नेहरू के कांग्रेस की शुरुआत कहाँ, इंदिरा गांधी से हुई, आप मान रहे हैं? बिल्कुल, नेहरू के लक्ष्य तो नेहरू के समय में हो गया। 1959 इंदिरा गांधी वाज मेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, और पहला काम जो इंदिरा गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने डिसॉल्व की केरल की कम्युनिस्ट सरकार, विच वाज इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नंबूथरी-पाल। पहले ही दिन उसने बता दिया प्रेसिडेंट बनते कि मेरे अंदर तानाशाही के पूरे तेवर हैं। एक डेमोक्रेटिक सरकार को आप बर्खास्त करा दें, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, किसी और पार्टी की सरकार है, तो सारे देश में आपका राज है, लेकिन एक प्रदेश में आपका राज नहीं है। एक प्रदेश के लोग आपको पसंद नहीं करते तो मिटा दी सरकार। लेकिन और देश गोविंद तो- बल्लभ पंत ने विरोध किया था। ये एक और बात बता रहा हूँ, नेहरू जी से कहा था कि ये इसको आप बड़े बड़े सीनियर लीडर बड़े हैं, इसको प्रेसिडेंट बना रहे हैं आप। तो शुरुआत नेहरू ने की थी। अब ये मत सोचिए, इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट बनाया किसने? क्या कांग्रेस पार्टी का बहुमत था उसके साथ? नेहरू का इतना जलवा था, नेहरू का इतना वर्चस्व था कांग्रेस पर कि नेहरू के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। किसी की हिम्मत थी? जैसे इंदिरा गांधी सामने किसी की बोलने की हिम्मत थी? इमरजेंसी लगा दी, बता दिया मैंने इमरजेंसी लगाई। जगजीवन राम तो कितने सीनियर थे। नहीं, नो डाउट इंदिरा गांधी जुनूनी थी, और जुनून में उन्होंने बहुत सारे काम किए, अच्छे किए, अच्छे काम भी किए। कुछ उसमें अच्छे काम करने में कभी कभी बुरे काम भी हो जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी का आप हवाला दे रहे हैं। इसके बाद जो कांग्रेस का जो पतन हुआ, देखिए अभी नहीं हुआ पतन कांग्रेस का। कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने 77 में अपनी सत्ता खो दी, लेकिन 1980 में फिर प्राप्त कर ली और बड़ी मेजोरिटी से प्राप्त की। 1984 में 410 सीटें कांग्रेस जीतती है, या तो मरी हुई इंदिरा गांधी कांग्रेस को जिता देती है। राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं आप, या तो बहुत बड़ी, इतनी तो मेजोरिटी पंडित नेहरू को भी नहीं मिली। कांग्रेस का असली पतन शुरू हुआ राजीव गांधी के बाद, जब नरसिम्हा राव बनते हैं और उनको मेजोरिटी नहीं मिलती, तो वो अपनी सरकार गिमिक्स से बनाते हैं। मतलब वो तोड़कर कुछ लोगों को, अजीत सिंह को और इनको, और पता ही आपको उसमें कई लोग फंसते भी हैं, हमारे आदिवासी लोग, हमारे त्रिपाठी जी, और बड़े लेवल पे करप्शन की शुरुआत भी शायद वहीं से होती है, और वहीं से ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है। मनमोहन सिंह आते हैं, कांग्रेस अपनी पुरानी समाजवादी नीतियों से पल्ला झाड़ती है ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के समाजवादी नीतियों से पल्ला झाड़ने के बाद कांग्रेस के पतन की शुरुआत होगी। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का जो पूरा पॉपुलरिटी थी ना, देखिए इंदिरा गांधी किस नारे से जीती, आपको अच्छी तरह याद होगा, हैं कि गरीबी हटाओ का नारा दिया, बैंक नेशनलाइजेशन किया, पर फिर पूरा उसका लेफ्ट एक करेक्टर था। सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती, कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाना, रूस के साथ ट्रीटी, बांग्लादेश का निर्माण, इसने शक्तिशाली बनाया इंदिरा गांधी को। नो डाउट जुनूनी थी, वो जुनूनी थी, और उसने खुद फैसले लिया और वो फैसले सही सिद्ध हुए। एक फैसला जो उसकी जान ले गया, समझिए, 2 फैसले, एक तो इमरजेंसी कलंक बन गई, एक भिंडरावाला को शेल्टर किया पंजाब में। संजय गांधी ने, दरबारा सिंह ने भिंडरावाला जैसे व्यक्ति को, अकालियों को डाउन करने के लिए, क्योंकि अकालियों ने इमरजेंसी में कांग्रेस से हार नहीं मानी थी, निरंतर लड़ते रहे, तो अकाली उसकी आंख में चुपते थे। उसने भिंडरावाला को सोचा कि ये जो डाउन कर देगा, मेरे साथ में, उसके परिणाम क्या हुए आपको पता है। खुद इंदिरा गांधी को अपनी बलि देनी पड़ी हिंसा के हाथों। भिंडरावाला के लोगों ने तो मारा, ब्लू स्टार हुआ।
तो देखिए इंदिरा गांधी का जो चरित्र है ना वो बहुत व्यक्तिवादी और तो एक तरह का डिक्टेटोरियल करेक्टर है। उस डिक्टेटरशिप में अच्छे काम भी हुए ज़बरदस्त, जैसे आपने खुद ही मेंशन किए, मैंने भी कुछ किए, और ख़राब काम भी हुए। डिफेंडर वाला को शेल्टर देना कौन अच्छा करेगा? कितना रकबा पंजाब के अंदर 50,000 लोग हमारे मारे गए, कितना खून बहा, 13 साल युद्ध चला, 13 साल युद्ध चला। इसके बाद आप देखिए इंदिरा गांधी ने जिस वक्त फारूक की सरकार बर्खास्त की और जगमोहन को हम अभी कांग्रेस के पतन की बात कर रहे हैं, पतन शुरू हो गया। तो हाँ, वही पतन की शुरुआत है। तो ये जो पतन की जो डायनेस्टी वहां से चली आ रही, अब यहाँ से डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो जब डायनेस्टी चलना शुरू करे तो ये क्या बाय डिफॉल्ट इसको मानेंगे या फिर सोची समझी कोई? नहीं, सोचा समझा है। देखिए बाय डिफॉल्ट आएंगे। इंदिरा गांधी के बाद कोई वैलिडिटी नहीं थी कि एक पायलट को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता। ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन। और कांग्रेस में उस समय प्रणब मुखर्जी इसलिए नाराज भी, उन्होंने अपनी सोशलिस्ट कांग्रेस बनाई हुई। बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ ये, इट इज जस्ट ए प्लान्ड। इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को इमरजेंसी से पहले एक बहुत सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दे दी थी। संजय गांधी के पास कोई पद नहीं था, संजय गांधी कोई मिनिस्टर नहीं था। संजय गांधी जिस तरह पावर एक्सरसाइज करता था, सब जानते हैं उस दौर के लोग, आप वेरीफाई कर लीजिए, हिस्ट्री आपने भी पढ़ी है, आप भी विद्वान लोग हैं सब, कि उसने इंदिरा गांधी को कई बार सुपरसीड करके काम किए। इमरजेंसी में उसने इंद्र कुमार गुजराल को सैक कराया एज ए कम्युनिकेशन मिनिस्टर, वहाँ भिजवा दिया रूस, सब जानते हैं इस बात को। हिंदुस्तान टाइम्स में जो लेफ्ट के लोग थे सब होगा इनको निकाल के बाहर करें। अच्छा, आप रा को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो कई एजेंसियों में आप काम कर चुके हैं और इंफॉर्मेशन भी आपके पास होगी। जो संजय गांधी की जो मौत हुई उस पर क्या प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे? देखिए संजय गांधी का जो मौत है वो तो देखिए एक एक्सीडेंट है। ऐसी मौत जो है राजीव गांधी की तो एक षड्यंत्र थी, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत भी एक षड्यंत्र है। देखिए वो एक्सीडेंट है, उसको लोग जरूर बिना बात इंदिरा गांधी के विरोधी या इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए जो लोग कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक हत्या थी और वो साजिशन हत्या थी, वो ऐसा कोई प्रमाण अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो दीनदयाल की उपाध्याय की हत्या को भी लोग कहते हैं, लेकिन इतने दिनों से संघ पावर में, वो संघ के सबसे बड़े स्वयं सेवक भी रहे, सबसे बड़े लीडर रहे भारतीय जनसंघ के, पर वो सिद्ध नहीं हुआ आज तक। मुगल सराय पर जो उनकी लाश पाई गई, तो ये ऐसे कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं जिसमें अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं से इनकार भी नहीं करता, देखिए क्योंकि अभी भी जो है ना रहस्य है, अभी ये रहस्य कैसे मरे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अभी भी ये फाइल अभी क्लोज नहीं हुई है, नहीं होगी भी नहीं कभी, फाइल अभी क्लोज नहीं है, होगी भी नहीं। देखिए इस तरह की हत्या जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहुत जेल में, कश्मीर की जेल में, ये इल्ज़ाम शेख अब्दुल्ला पे लगाया गया, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज थे, वो हार्ट के मरीज थे, 52 साल की उनकी उम्र थी। तो जेल की परिस्थितियों में कोई भी मर सकता है, इस तरह बहुत लोग मरे, ये जरूरी नहीं उसको जहरी दिया जाए। आगे तो चले इस तरह की कांग्रेस के बाद राजीव गांधी एसेसिनेशन के बाद एक स्थिति फिर कांग्रेस की डमाडोल हुई। लगा कि सत्ता किसी और के हाथ में चली जाएगी या जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो किसी और के हाथ में चली जाएगी। बीच में सोनिया गांधी आ गई और सोनिया गांधी पर नहीं, देखिए नरसिम्हा राव तो इसलिए बने प्राइम मिनिस्टर बीच में कि सोनिया गांधी बहुत डरी हुई थी। सोनिया गांधी राजीव की हत्या के बाद अपने परिवार को और खुद को बचाना चाहती थी, उनको बहुत खौफ था, इसलिए नरसिम्हा राव आज मेड प्राइम मिनिस्टर। अंडी तिवारी को बनना था, हेमवती नंदन होते तो वो बनते सीनियरिटी के हिसाब से, तो लेकिन ये इससे चांस वो तो जा रहे थे वापस, उनको टिकट भी नहीं दिया गया तो बाद में लड़े इलेक्शन। तो देखिए उनकी किस्मत में प्रधानमंत्री बनना था और बड़े योग्य भी साबित हुए, बहुत सारी बातें उन्होंने हल भी की। जहाँ उन्होंने कांग्रेस को अपने पद से विचलित किया, पुराने सोशलिस्ट पद से, वहाँ उन्होंने पंजाब प्रॉब्लम हल की, उन्होंने कश्मीर में इलेक्शन कराए 96 में। नहीं, सोनिया गांधी भी आते, सोनिया गांधी अपोजिशन की वजह से नहीं बन पाई। नहीं देखिए या फिर कांग्रेस में इस तरह की कुछ चीजें नहीं, उस समय सोनिया गांधी वॉज नॉट क्लेमेंट। 91 में सोनिया गांधी ने कोई दावा पेश नहीं किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव के हटने के बाद, कांग्रेस के हार जाने के बाद 96 में कांग्रेस हारी, तब तक पतन शुरू हो गया था, आप मान सकते हैं इसको भी। नहीं, पतन तो जब नहीं शुरू हुआ था क्योंकि उसके बाद भी 14 साल पावर में रही, लेकिन शुरुआत तो हो ही चुकी थी क्योंकि कांग्रेस को फिर कभी मेजोरिटी ना नरसिम्हा राव के समय नहीं मिली। नरसिम्हा राव भी माइनॉरिटी सरकार चलाते रहे। इसके बाद जो भी सरकारें चली या तो कम्युनिस्टों के समर्थन से चली
है ना। खिचड़ी सरकार बन गई। खिचड़ी सरकारें बनी, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, चाहे वो किसी की भी सरकार थी कांग्रेस की। अभी देखो एक बार लगा सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, लेकिन उन्होंने खुद नहीं बनी, उन्होंने वो मनमोहन सिंह बनाई। अटल बिहारी बने 13 महीने के लिए, 6 साल के लिए, 13 दिन के लिए, कई बार में। आपको मालूम है सारा इतिहास हो। सोनिया गांधी पहली बार बन सकती थी जब प्राइम मिनिस्टर, तब किसने अड़ंगा लगाया? मुलायम सिंह ने। किसने लगाया बताओ, आपको मालूम है? फिर इट वॉज मुलायम सिंह। मुलायम सिंह ने कहा मैं क्योंकि वो कुछ होगा अंदर का झगड़ा, तो बहुत, क्योंकि आपका बहुत शॉर्ट वीडियो है, आपका बहुत शॉर्ट आप बातचीत करना चाहते हैं, बहुत तफसील में हम नहीं जा सकते इसमें। नहीं, मैं आपको सारी कथानक बता नहीं, राहुल के बाद फिर वो कमांड आना और फिर कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस का चरित्र मैंने जैसे बताया 1959 से ही शुरुआत हो चुकी थी डायनेस्टी की। इंदिरा गांधी को जो प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनाया गया, तो क्या वो इतनी योग्य थी या इतनी वरिष्ठ थी कि उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता? सबसे शुरू करो ना। और फिर इंदिरा गांधी को बनाया गया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर के बाद कामराज ने बनाया, सब जानते हैं। एक गुड़िया कहा करते थे उनको पपेट के रूप में बनाया, लेकिन वो तो शेरनी साबित हुई। वो फिर जो कांग्रेस का डिवीजन भी किया उन्होंने, पता ही आपको, ओल्ड कांग्रेस न्यू कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी बहुत सफल सिद्ध से हुई और वो शहादत भी उन्हें मिली, नो डाउट। सर, हम थोड़ा सा वहाँ से आगे आते हैं। अब हम आते हैं राहुल गांधी पे और अपनी प्रियंका को लेके। पूरी यात्रा वहाँ से लेके यहाँ तक चलनी शुरू हो गई और फिर कमांड इन दोनों को दिया जाता है, राहुल गांधी को और फिर प्रियंका को। जैसे अभी हाल ही में यूपी का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें, राहुल कांग्रेस रिवाइज हो जाएगी। राहुल जो रिलेक्टेंट लीडर है, राजीव गांधी भी रिलेक्टेंट लीडर थे। राजीव गांधी भी राजनीति में नहीं आना चाहते, सब जानते हैं। उनके बेटे हैं राहुल। क्या राहुल के साथ भी ऐसा था? यही है, था नहीं है ये। कहीं भी चले जाना, बार बार अध्यक्ष पद छोड़ देना, मेरे बस की नहीं है, किसी और को ले आओ, क्यों जाओ। फिर सोनिया गांधी संभालती हैं, फिर राहुल जी को लोग कहते हैं भाई फिर आप आइए। तो राहुल जी जो है ना, ओरिएंटेशनली पॉलिटिशियन नहीं है। एक बॉर्न पॉलिटिशियन होता है ना, सोनिया भी नहीं है। सोनिया भी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि सारा का सारा केंद्र में नेहरू परिवार है, इसलिए सोनिया को लीडर बनाया गया। वो बनी लीडर बाई चांस। तो सर, क्या कांग्रेस के इतने महान लीडर हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम किसको बना रहे हैं? भाई देखिए, उन्हें आज कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पे चली गई है। कांग्रेस की सोच जो है एक सामंती सोच है, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, वो एक सामंती सोच की पार्टी है। शुरू से ही नेहरू के वक्त से आप मान लीजिए, नेहरू के समय शुरू हो चुकी थी सामंती सोच, समझ लो आप अच्छी तरह। मेरा अपना एनालिसिस ये। तो अभी आगे क्या स्थिति है? आगे देखिए, आगे अपना कांग्रेस चरित्र नहीं बदलेगी ना। देखिए, दो चीजें हैं कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी। पहला है उसका गरीबों के प्रति एक समर्पण था, किसानों के प्रति, उसको भूल चुकी है जी, उससे जुड़ना नहीं चाहती। बातें करते हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गरीबों में है? क्या नीचे के कैडर में उनका कोई पहुंच है? कैसे बनती है पार्टी बनती कार्यकर्ता से, पार्टी लीडर से नहीं बनती कभी। लीडर तो बड़े बड़े हैं वहाँ भी, कार्यकर्ता कहाँ है? कांग्रेस को सुझाव क्या देंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अपना मूल चरित्र बदलो और अपने आदर्शों को दोबारा पढ़ो और समझो और उस पर चलो। जिनसे कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बनी, देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी, किसके कारण बनी? पंडित नेहरू के आदर्शों के कारण बनी, गांधी के कारण बनी, पटेल के कारण बनी, सुभाष के कारण बनी। वो कहाँ है सब चरित्र? वो कहाँ है? पटेल जो कपड़े पहनते थे वो फटे हुए होते थे, मालूम है आपको? पंडित नेहरू अपनी आजकल रफू करा के पहनते थे। लेकिन राजीव गांधी को तो जनेऊ लगाते हैं कान पे। आज वो तो लगाने के लिए, जनेऊ से कोई झगड़ा नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से धार्मिक कोई भी आचरण करे उससे झगड़ा। फटे कपड़े से अगर हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जनेऊ से भी रिप्रेजेंटेशन होता है? नहीं, जनेऊ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। देखिए, जनेऊ धारण करना या ना धारण करना किसी का व्यक्तिगत मामला है। नमाज पढ़ना, मंदिर में जाना उसका, लेकिन वो राजनीति में अगर धर्म का इस्तेमाल करता है खतरा मान, और वो भी धर्म तब नफरत फैलाता है। समझा मेरी बात? आप खूब धर्म की बात की, गांधी भी धर्म की बात करते थे, लेकिन नफरत की बात नहीं करते। राम की बात करते थे, रामराज की बात करते थे, अल्लाह की बात करते थे, प्रार्थना सभा करते थे रोज। लेकिन कभी गांधी की ने एक शब्द भी कभी एक नफरत का शब्द आप बताइए कभी गांधी ने कहा? चलिए, तो ये थे हमारे साथ पीके राय साहब, जिन्होंने काफ़ी तफसील से कांग्रेस के कार्यों और कांग्रेस के पतन के बारे में बताया। और इनका ये मानना है कि कांग्रेस अगर आज भी अपनी सोच नहीं बदलेगी
अपने जो एजेंडे हैं उसको नहीं बदलेंगे, पब्लिक तक नहीं जाएगी, तो कांग्रेस का आगे सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।